जय श्री राधे कृष्णा। आप ये वीडियो प्लीज़ पूरा देखिए और जानिए कि किस प्रकार से जो वास्तविकता है उसको छुपाया जा रहा है कुछ हमारे ही देश के भ्रष्ट नेताओं की वजह से। ये फिल्म लोगों को वास्तविकता से आगाह कराने के लिए है। जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उसे हिंदुस्तान के अंदर प्रत्येक हिंदू को जानने की आवश्यकता है। तो प्लीज़ आप इसे पूरा देखिए। प्रतिबंध के विरुद्ध द केरल स्टोरी मेरी पसंदीदा फिल्म नहीं है। इसके बावजूद मैं इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए घोर विरुद्ध हूँ। वह दिन कब आएगा जब विभिन्न विचार या सोच के कारण मनुष्य को निर्वासन और फिल्म को प्रतिबंध का दंड नहीं भोगना पड़ेगा। भारत में द केरल स्टोरी फिल्म पर इन दिनों भारी हंगामा मचा हुआ है। विरोध की आशंकाओं को देखते हुए कई जगह सिनेमा हॉलों से यह फिल्म हटा ली गई है। किसी किताब पर हंगामा मचने से ही उसका प्रकाशन और उसकी बिक्री बंद कर दी जाएगी। हंगामा होने पर किसी फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। हंगामा होने पर किसी चित्र प्रदर्शनी पर ताला लगा दिया जाएगा। हंगामा होने पर किसी लेखक और शहर, राज्य, देश या फिर दुनिया से ही हटा दिया जाएगा। लेकिन क्यों हमारा समाज हंगामे या विवाद को बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकता? कोई फिल्म या डॉक्यूमेंट्री उसके अनुरूप नहीं हुई तो एक स्वर से उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठती है। ऐसा क्यों होता है हमारे देश में? हमारा समाज दरअसल हलचल या आलोड़न बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह यथास्थितिवाद का समर्थक है। वह चाहता है कि समाज की कुरूप और क्रूर सच्चाई सामने ना आ पाए। जहाँ तक मेरी बात है तो हाल ही में द केरल स्टोरी फिल्म देखते हुए मुझे ठीक वैसे ही अनुभूति हुई जैसा द कश्मीर फाइल्स को देखते हुए हुई थी। दोनों फिल्म में एक समुदाय विशेष निशाने पर है। इस पर दुनिया की करीब 1.9 अरब मुस्लिम आबादी अगर आतंकवाद होती तो इस पृथ्वी की क्या दशा होती, इसकी कल्पना की जा सकती है। बल्कि मेरा तो मानना है कि कुल मुस्लिम आबादी में नमाज न पढ़ने वाले, रोज़ा न रखने वाले, मजहब को ना जानने और ना मानने वाले लोगों की संख्या ही ज़्यादा होती। दूसरी ओर महिलाओं की समान अधिकार और मानवाधिकार की बातें करने वाले शिक्षित और सभ्य लोग भी मुस्लिम समाज में कम नहीं हैं। गुणवत्ता की कसौटी पर द केरल स्टोरी बहुत अच्छी फिल्म नहीं है। इसमें सच्चाई तो है लेकिन तथ्यों के साथ मनोरंजन भी खूब है। कुरान और हदीस की मानवता विरोधी व नारी विरोधी बातें इसमें इतनी डाल दी गई हैं कि संवाद स्वाभाविक और स्वतःस्फूर्त नहीं लगते। IS जैसे आतंकी संगठन की बर्बरता पर जो फिल्म इधर बनी है, गुणवत्ता के मामले में वे द केरल स्टोरी से बेहतर है। इसलिए केरल की 32,000 लड़कियां IS में शामिल हुई हैं। यह तथ्य मुझे संदेह लगता है। हालांकि यह बताया गया है कि यह वास्तविक आंकड़ा नहीं है। मेरा मानना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से IS में शामिल होने वालों का आंकड़ा कहीं ज़्यादा होगा। इसलिए मेरी नज़र में पाकिस्तान स्टोरी या बांग्लादेश स्टोरी बनाना कहीं ज़्यादा जरूरी है। द केरल स्टोरी के आलोचकों में से कुछ का कहना है कि यह सत्य घटना पर आधारित नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, लेकिन इस फिल्म का पूरी तरह से सच पर आधारित होना क्यों जरूरी है? ज़्यादातर फिल्म काल्पनिक होती हैं। हाँ, सच्ची कहानी का दावा करने वाली फिल्म अगर सत्य और तथ्य से दूर हो तो उस पर सवाल उठेंगे ही। लेकिन मेरा प्रश्न है कि क्या यह फिल्म घृणा का प्रचार प्रसार कर रही है? मेरा ये मानना है कि कोई भी फिल्म या कलाकृति घृणा नहीं फैलाती या आग नहीं लगाती। दरअसल यह घृणा या आग मनुष्य की सोच में पहले से ही होते हैं जो इसे देखते हुए भड़क उठती है। तो इसमें कला का दोष है या मनुष्य या समाज का? कला या कलाकार हिंसा नहीं भड़काते, यह काम तो राजनेताओं का है। किसी नाटक या फिल्म के प्रदर्शन में से समाज में हिंसा फैलती है तो उसके पीछे राजनेताओं का हाथ सबसे अधिक होता है। उन्हीं के कारण समाज में अशांति फैलती है। द केरल स्टोरी मेरी पसंदीदा फिल्म नहीं है। इसके बावजूद मैं इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए विरुद्ध हूँ। हो सकता है यह फिल्म कुछ लोगों को मुस्लिम विरोधी बनने के लिए प्रेरित करे। अनेक साहित्य और शिल्प कृति किसी दर्शन के पक्ष या विपक्ष में खड़े होने के लिए मनुष्य को उद्बुद्ध करते हैं। लेकिन इसका अर्थ कतई नहीं है कि वैसे साहित्य या शिल्प कृतियों पर एक तरफा प्रतिबंध लगा दिया जाए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अगर इस तरह प्रतिबंध लगा दिया जाए तो लोकतंत्र ही अर्थहीन हो जाता है। कोई समाज तभी बदलता है जब वह यथास्थिति से बाहर निकलता है, और इस प्रक्रिया में साहित्य या कला के जरिए किसी न किसी समूह या समुदाय की भावना को चोट पहुंच ही सकती है। इसका समाधान प्रतिबंध कतई नहीं है। राष्ट्र से धर्म को अलग करने या स्त्री विरोधी कानून को खत्म करने की प्रक्रिया में भी लोगों की भावनाओं को ठेस लग सकती है। अगर इसकी परवाह की गई तो फिर समाज में वांछित बदलाव भला कैसे संभव है? यह याद रखना चाहिए कि यूरोप में चर्च का वर्चस्व खत्म करने की प्रक्रिया में भी असंख्य लोगों की धार्मिक भावनाओं की चोट पहुंची थी। यूरोप का समाज अगर रुक जाता तो आज भी वह अपने जीवन में चर्च के वर्चस्व से बाहर नहीं निकल पाता। गैलीलियो और डार्विन की स्थापनाओं ने भी लोगों की धार्मिक भावनाओं को भारी आघात पहुंचाया था, लेकिन उससे सच्चाई बदल तो नहीं गई। लोगों की भावनाओं की परवाह करते हुए अगर लोग सच बोलना छोड़ दें, वैज्ञानिक चिंतन ना करें तो समाज के पिछड़ने में देर नहीं लगेगी।
चिंता की बात यह है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की यह लड़ाई केवल भारत या भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चल रही है। और यह धर्मों के बीच की लड़ाई नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्षता और कट्टरवाद के बीच की लड़ाई है। यह वैज्ञानिक चिंतन और धर्मता की तार्किकता और अंधविश्वास की लड़ाई है। मेरे इतने लंबे निर्वासन से भी समझा जा सकता है कि समाज में यथास्थितिवाद के समर्थक कितने मजबूत हैं। मैं सिर्फ कामना ही कर सकता हूँ कि अलग विचार रखने के लिए दुनिया में और किसी को इतने लंबे निर्वासन का दंड नहीं भोगना पड़े। वह दिन कब आएगा जब विभिन्न विचार या सोच के कारण मनुष्य को निर्वासन और फिल्म को प्रतिबंध का दंड नहीं भोगना पड़ेगा। जय हिंद।